तो लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। वैसे तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, इन जनरल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से कोई सवाल नहीं आता है। क्यों? इसके ऊपर है पॉलिनेशन की हेडिंग और उससे 2 सवाल वो पूछ चुका होता है, तो उसको जल्दी ही रियलाइज होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये हेडिंग छोड़ देता है। फिर भी इस हेडिंग में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हेडिंग यहाँ पड़ी है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डिफिनीशन यहाँ लिखी है। तो पहले तो ये अंडरलाइन करो, ऑल द इवेंट फ्रॉम pollen deposition on stigma until pollen tube enter in the ovule are together referred as pollen pistil interaction। तो डिफिनीशन यहाँ दी है। pollen pistil interaction की डिफिनीशन क्या है? वो सारे इवेंट कहाँ से? pollen डिपोजिशन से लेकर के pollen ट्यूब के ओव्यूल में एंट्री तक जो कुछ भी होता है वो सब किसका हिस्सा है? pollen pistil interaction। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा सवाल यह है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पर्पज क्या है? तो उसके आगे दिखा है, एज पॉइंट आउट अर्लियर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पॉलन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद फॉलोड बाय 2 ही विकल्प हैं, या तो प्रमोशन होगा या तो इनहिबिशन होगा। किसका? पॉलन। यही 2 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी स्टिग्मा पर जो पॉलन यहाँ आया है उसको रिकॉग्नाइज करिए और रिकॉग्नाइज करने के बाद तय करिए कि ये सही है कि सही नहीं है। अगर सही है तो इसके पॉलन के जर्मिनेशन को अलाउ कर दीजिए और अगर सही नहीं है तो पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दीजिए। बस इतना ही है। सही और गलत का निर्णय कहाँ से होता है? ऐसा कोई भी पॉलन जो दूसरी स्पीसीज का हो वो गलत, या अपने ही पौधे का हो वो गलत। ऐसा पॉलन जो अपनी स्पीसीज का हो लेकिन दूसरे पौधे से आया हो वो राइट पॉलन, लेकिन अगर कहीं अपने ही पौधे से आया है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा, वो भी रॉन्ग पॉलन होगा। और अगर वो दूसरी स्पीसीज का है तो वो भी क्या होगा? रॉन्ग पॉलन। तो इसका मेन टारगेट यही है, पॉलन को रिकॉग्नाइज करिए और रिकॉग्नाइज करने के बाद राइट और रॉन्ग पॉलन तय करिए। अगर राइट पॉलन है तो क्या होगा? प्रमोशन हो जाएगा, और अगर रॉन्ग पॉलन है तो क्या हो जाएगा? इनहिबिशन। तो 2 लाइनें तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। यहां देख लीजिए, वापस आते हैं। देखो यहां दिया हुआ है पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। रॉन्ग टाइप कौन सी होगी? तो या तो कहां से आए? अदर स्पीसीज से आ जाए, और या तो कहां से आ जाए? सेम प्लांट से। स्पेशली किस केस में? तो इस पॉलन को हम लोग क्या मानेंगे? रॉन्ग मानेंगे। और अगर ये पॉलन रॉन्ग है तो इसका फिर प्रमोशन नहीं, क्या हो जाएगा? इनहिबिशन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से वैसे तो कोई सवाल नहीं आया है, फिर भी अगर पूछेगा तो ये पूछेगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या? तो कहोगे पॉलन ग्रेन यहाँ आए, वहां से लेकर के कहां तक? पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन तक जो कुछ भी घटना हो रही है वो किसका पार्ट है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पार्ट है। पर्पज क्या है? इसका पर्पज इतना ही है, प्रमोशन करेंगे या तो इनहिबिशन करेंगे। राइट पॉलन कौन है और रॉन्ग पॉलन कौन है? तो रॉन्ग पॉलन का मैंने यहाँ टिक करा दिया। क्या है? ऐसा पॉलन जो कहां से आए? अदर स्पीसीज से, या कहां से आ जाए? सेम प्लांट। बस किस केस में? बाकी इस पे कुछ भी पूछा नहीं गया है। तो सब जनरल कहानी है, इसको छोड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग से पैराग्राफ दिया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, यहां देख लीजिए। वैसे तो इस चैप्टर का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से सीधा रिलेशन नहीं है, इस स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में ये डिटेल में दिया था, लेकिन चूंकि वो चैप्टर ही खत्म हो गया है तो जो बचा है वही बचा हुआ है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो देख लेते हैं। लिखा है, ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड टू क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एन जेनर टू कंबाइन करना चाहते हैं क्या? डिजायरेबल कैरेक्टर, और बनाना चाहते हैं क्या? सुपीरियर वैरायटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यही एक अप्रोच है किसमें? स्पेशली क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। लेकिन एक समस्या आएगी, अगर आप क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो किसी दूसरे
वैरायटी के पॉलन से आप फर्टिलाइजेशन करवाना चाहेंगे, और जैसे ही दूसरी वैरायटी का पॉलन आएगा वैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन उसको क्या कर देगा, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो ब्रीडर के सामने सबसे मेन समस्या तो यही खड़ी हो गई, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसी नाते इस हेडिंग को यहाँ डाला गया है। देखो इसमें क्या लिखा है, इन सच क्रॉस एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली क्या हो, डिजायर्ड पॉलन ही आने पाए, क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रहा है, हवा में पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा पॉलन ग्रेन आकर के फर्टिलाइज कर दे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। यूज फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा को बचाए रखना है किससे, कंटामिनेशन, और कंटामिनेशन किससे, अनवांटेड। ऐसे केस में देखो लिखा है दिस इज अचीव्ड बाय क्या, और क्या, बैगिंग। याद रखिएगा इमैस्कुलेशन और बैगिंग की आवश्यकता पड़ेगी। किस केस में देखें, बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर फीमेल पेरेंट कैसा है, जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर इसकी जगह यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिख दे तो जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिख देगा ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखने वाली बात है, टिक कर लीजिए। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल है तो हमको रिमूव करना पड़ेगा एंथर को, वो भी किस स्टेज में, बड में, बिफोर द एंथर डेहिसेंस। कैसे, फॉरसेप्स का यूज करेंगे, रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इमैस्कुलेशन। कितने बजे चले आ रहे हो, जब मन तब चले आओ। मरीज जाएंगे मर, पता लगा इनका मरीज में बेहोशी का इंजेक्शन लग गया, ठीक है, डॉक्टर साहब भी घर ही में है, मरीज दोबारा होश में आ जाएगा। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, बैठ जाओ भैया, बैठाओ यार इनको। चलो आगे आओ, आगे जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ, किसका मुंह देख रहे हो, इधर आओ। बैठ जाओ भैया, वहीं बैठा दो। हाँ। किसके साथ बैठना है बताओ, उसी के साथ बैठा देते हैं। हाँ? इनके साथ, हाँ बैठो, हमारा साथ अब कुछ नहीं रहा है। चलिए, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देंगे, पेपर से कवर कर देंगे। भैया कितने बजे क्लास है, आगे आओ जल्दी, इधर आओ। अच्छा ये बात है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आओ इधर जल्दी आओ, आ बैठो। हाँ पहले आओ, पहले पाओ, बैठ जाओ भैया इधर, हाँ इधर आओ, यहाँ बैठो। फिर से सुन लेते हैं, जल्दी बैठो। अखिलेश, सबको भैया सीट बेल्ट दे दो, सब लोग बांध ले, है ना, बैठ जाएं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर करेंगे किससे, पेपर से। पर्पज क्या है, कंटामिनेशन को रोकना है, कहां से, अनवांटेड पॉलन, और इसको कहेंगे क्या, बैगिंग। जब जो स्टिग्मा बैग्ड है उसकी रिसेप्टिविटी आ जाएगी, तब मेच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे एंथर से, कहां से, मेल पेरेंट से, और कहां रिलीज कर देंगे, स्टिग्मा, और उसके फिर से ढक देंगे, क्या होगा, रीबैग। इस पैराग्राफ को यहां देने का पर्पज समझ लीजिए बस। इस पैराग्राफ को इस नाते यहाँ दिया गया है कि जब कभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने का प्रयास करते हैं तो दो समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली समस्या ये खड़ी होती है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या करेगा, अगर जो अनवांटेड पॉलन आप रिलीज कर रहे हो उसको रिजेक्ट कर देगा, तो वो रिजेक्ट ना होने पाए ये ध्यान रखिए। और दूसरी खास बात ये है कि अनवांटेड पॉलन जो हवा के हैं या किसी इंसेक्ट के द्वारा आ सकते हैं तो उनसे बचना है। तीसरा है सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पावे, तो सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए क्या रिमूव करते हैं, एंथर रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं क्या हो, इमैस्कुलेशन। और हवा वाले पॉलन ना आने पावे, बैगिंग, ठीक है। फिर डिजायर पॉलन को रिलीज करते हैं। चलिए ठीक है, डिजायर पॉलन को रिलीज कर दिया, उसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करेगा क्या, उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो रिजेक्ट ना करने पाए उसका हल क्या है, तो उसका एकमात्र हल है, मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है और ये कोई पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है जिसको पहचान लिया जाता है किसी केमिकल की मदद से। तो अगर एक काम करते हैं, पॉलन ग्रेन को इसी केमिकल में डुबो देते हैं और उसके बाद यहाँ रिलीज कर देते हैं, बस पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी केमिकल से ही पहचानते हैं कि ये अपना वाला पॉलन ग्रेन है या अपना वाला नहीं है।
तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि आजकल के वैज्ञानिकों का ये मेन रिसर्च एरिया है, उस केमिकल को खोजो जिसकी मदद से क्या हो रहा है, पालन पिस्टिल इंटरेक्शन। फिर भी अभी तक नीट में कोई सवाल इस हेडिंग से नहीं आया है, जो भी आ सकता है वो वास्तव में पहले स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर था उसी से आता था, तो अभी नहीं दिया। तो यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल है तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 काम करने पड़ेंगे, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। और अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ बैगिंग करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं है। बाकी जनरल कहानी सब बहुत सुन लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो हेडिंग है जिसके बगैर पेपर छपेगा नहीं। क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल लगभग। डबल फर्टिलाइजेशन, चुन चुन के लाइनें यहाँ पढ़नी है, सब पूछे जा चुकी हैं। ध्यान से शुरू करें। पहला सवाल इसमें सीधे लिख दिया है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, डायरेक्ट पहुंचा दिया है। तो सिनर्जिड तक कैसे पहुंचा, एक अलग पार्ट है। पालन ट्यूब रिलीज करेंगे कितने, 2 मेल गैमेट, और जब 2 मेल गैमेट रिलीज करेंगे कहां, तो साइटोप्लाज्म, किसके, सिनर्जिड। स्ट्रक्चर अगर देख लें, स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है, ये है सिनर्जिड सेल, ये है एग सेल, ये और ये देखो लिखा है छोटा सा स्ट्रक्चर बना है पालन ट्यूब, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये है मेल गैमेट। तो क्वेश्चन याद ये रखिएगा कि पालन ट्यूब किसमें इंटर करती है, तो आंसर देंगे सिनर्जिड सेल में, और वहीं पर मेल गैमेट रिलीज करेगी। वापस पालन ट्यूब किसमें इंटर करती है, सिनर्जिड सेल में। एक क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा। पालन ट्यूब क्या रिलीज करती है, 2 मेल गैमेट, कहां रिलीज करती है, किसके, सिनर्जिड। अब 2 में से कहां जाएंगे, पिछले साल या तो उससे पिछले साल, मतलब 2019 वाले में क्वेश्चन आया है कि एक मेल गैमेट कहां जाएगा, तो एक मेल गैमेट मूव करेगा किसकी तरफ, एग सेल, और उससे फ्यूज कर जाएगा तो क्या बना लेगा, जाइगोट, और इसको कहोगे क्या, सिनगैमेट। रिजल्ट में जाइगोट बनेगा। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है वो किधर की तरफ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, जो कहाँ है, सेंट्रल सेल में, और उससे फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n का होगा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में PEN कहेंगे। क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं, 2 न्यूक्लियस किसके, पोलर न्यूक्लियाई के, और 1 न्यूक्लियस इसका, मेल गैमेट का, तो नाम इसका क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। फिर से सुनते हैं, इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के फ्यूजन हो रहे हैं, एक हो रहा है सिनगैमी और एक हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी किसके किसके बीच है, मेल गैमेट और एग सेल के बीच, और ट्रिपल फ्यूजन किसके किसके बीच है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के बीच। चूंकि 2 प्रकार के फ्यूजन हो रहे हैं, कौन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, कहाँ हो रहे हैं, एम्ब्रायो सैक में, इसी नाते इस फिनोमेना का नाम डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ एसर्शन रीजन बनेगा, क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन पूछेगा, एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, तो कहोगे यहाँ 2 प्रकार के फ्यूजन होते हैं, एक का नाम ट्रिपल फ्यूजन। ये एसर्शन रीजन यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम में यहाँ इस हेडिंग से बन सकता है। फिर से सुनते हैं, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये एसर्शन है, तो रीजन क्या है, तो रीजन ये होगा कि यहाँ 2 प्रकार के फ्यूजन होते हैं, एक का नाम सिनगैमी और एक का नाम ट्रिपल फ्यूजन। देखो लिखा है ये यूनिक इवेंट है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन क्या हो जाएगी, तो उसका नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाएगा, और यही डेवलप करके भविष्य में क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म, और जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा। तो फटाफट बोले पहला सवाल, किस पर्टिकुलर सेल में पालन ट्यूब इंटर करेगी, सिनर्जिड, तेज बोले किसमें इंटर करे, और मेल गैमेट कितने रिलीज होंगे, 2, किसमें रिलीज होंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ, और उसमें से एक कहां जाएगा, और वहां फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन का नाम सिनगैमी। दूसरा कहां जाएगा, फ्यूज करके क्या बनाएगा, ऐसा बोलो कि समझ न पाए,
क्या बनाएगा, और उसका नाम क्या होगा, क्योंकि दो फ्यूजन है सत्य नाम डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक इवेंट है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका क्या होगा, तो सेंट्रल सेल क्या बन जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है भविष्य में क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या होना है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनना है और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना है। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ओरी किसमें। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होना है, तो केवल 4 काम होने हैं। पहला काम एंडोस्पर्म बनना है, दूसरा काम एम्ब्रायो बनना है, तीसरा काम सीड से ओव्यूल से सीड बनना है, और चौथा, तो एक एक काम पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ये लाइन बहुत बढ़िया है, इसको टिक कर लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और यहां देखो वाई लिखा है, और जहां कहीं वाई लिखा होगा वहां एसर्शन रीजन बन जाएगा, जहां क्यों वहां कारण बताना पड़ेगा। तो ये एसर्शन रीजन में आने वाली लाइन है। फिर से सुनते हैं, इसका मतलब क्या है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से थोड़ा पहले होता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, उसके पीछे पीछे एम्ब्रायो। क्यों, तो क्यों दिया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप एंडोस्पर्म नहीं बनाओगे तो फिर एम्ब्रायो खाएगा क्या डेवलपमेंट के दौरान। डेवलपमेंट के दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एंडोस्पर्म ही पूरा करता है। तो नेचर ने एक व्यवस्था की है, थोड़ा एंडोस्पर्म पहले बना लेते हैं, फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो आगे आगे क्या चलेगा, एंडोस्पर्म, और पीछे पीछे क्या चलेगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट चलेगा। ठीक है, तो ये एसर्शन रीजन में आने वाला है। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेगी रिपीटेडली, और क्या बनाएगी, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्योंकि जो ये सेल है ये कैसी होती है, 3N होती है, तो एंडोस्पर्म भी कैसा बनेगा, 3N ही बनेगा। सेल ऑफ दिस टिश्यू भरा हुआ है किससे, रिजर्व फूड मटेरियल, और यही यूज होगा किसके लिए, न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो ये हो गया एसर्शन, और ये क्या हो गया, ये यहाँ एसर्शन रीजन छिपा हुआ है, उम्मीद एग्जाम में आएगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और बनाएगा क्या, फ्री न्यूक्लियाई। इसको टिक कर लिए, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कोकोनट में जो एंडोस्पर्म का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, तो आंसर क्या देंगे, फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को कहते क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन बाद में क्या बनेगी, सेल वॉल फॉर्मेशन, और फिर एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर। फिर से सुनते हैं, ज्यादातर में एंडोस्पर्म बनने में क्या होता है, तो पहले होता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, फिर बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर होती है सेल वॉल फॉर्मेशन, और फिर बनता है सेलुलर एंडोस्पर्म। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर, ये शब्द बहुत बढ़िया लिखा है, इसको टिक कर लीजिए, सेलुलराइजेशन। याद रखिएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कन्वर्ट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म में, किस प्रोसेस से, तो आंसर क्या देंगे, सेलुलराइजेशन। टिक कर लीजिए इसको भी। कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है, टेंडर कोकोनट से लाते हैं, फैमिलियर है उससे आप पहले। ये कह रहा कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं, खत्म। लेकिन है क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। टिक कर लीजिए, नीट लिख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है नीट ही में। किससे बना है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाहर बाहर जो व्हाइट कर्नेल पाया जाता है वो क्या है, तो ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। इन जनरल होता क्या है कि ज्यादातर पौधों में सेलुलर एंडोस्पर्म ही हमको मेच्योरिटी पर मिलता है। ये एक ऐसी केस है जिसमें हमको मेच्योरिटी पर दोनों एंडोस्पर्म मिलते हैं, न्यूक्लियर भी और सेलुलर भी। जो गरी कच्ची खाते हो जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट कर्नेल, ये क्या है, और नारियल का पानी क्या है, तो आंसर क्या देंगे, फ्री न्यूक्लियर।
यहां से यहां तक जितना लिखा है इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हैं, गिन गिन के बताएंगे। पहला सवाल, एंडोस्पर्म किस सेल के डिवीजन से बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कौन सा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उससे क्या बनेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज बनेगी। फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या बनेगा? सेलुलर। कोकोनट स्पेशल केस है, कोकोनट में दोनों हैं, जो पानी है वो और जो कर्नेल है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ लिखा है, पेपर उठा के देखिए, खूब एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अभी पीछे अभी पढ़ के आए हो कि एंडोस्पर्म इस पर्पस से बना है कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को उसको नरिशमेंट देना है। तो आप इमेजिन करिए, आगे आगे एंडोस्पर्म बन रहा है, पीछे पीछे एंडोस्पर्म खत्म भी तो हो रहा होगा। आगे आगे एंडोस्पर्म बन रहा है, पीछे से खत्म क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एम्ब्रायो उसको कंज्यूम कर रहा। आप इमेजिन करिए, अगर बनने वाले एम्ब्रायो ने पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया तो क्या सीड में एंडोस्पर्म बचेगा? नहीं बचेगा। और अगर पूरा कंज्यूम नहीं किया तो बचेगा। इस हिसाब से कि डेवलपिंग एम्ब्रायो ने अपने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम किया या कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया, इस आधार पर सीड दो प्रकार के होंगे, एक में एंडोस्पर्म मिलेगा, एक में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ऐसे सीड जिनके एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया होगा, उसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, तो नाम क्या होगा? नॉन एंडोस्पर्म। और ऐसे सीड जिसके एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया होगा तो एंडोस्पर्म बचेगा, तो नाम क्या होगा? है एंडोस्पर्मिक सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल आते पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय किसमें किसमें? बिफोर किसके? सीड मैचुरेशन। हो सकता है कंप्लीटली कंज्यूम ना हुआ हो तो ये परसिस्ट हो किसमें? मैच्योर सीड। किसमें किसमें? कैस्टर एंड कोकोनट। पता नहीं कितनी बार नीट में पूछा जा चुका, टिक करके लिखे, इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनेंगे, कौन कौन है जिनमें एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है? तेज बोले। और किसमें किसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है? तो जिसमें जिसमें नहीं हुआ होगा उसमें परसिस्ट होगा, तो किसमें किसमें परसिस्ट है? तो ये जो परसिस्ट है उसका करोगे क्या? उसको यूज करोगे किसमें? सीड जर्मिनेशन में। कह रहा है भाई इसके बाद कुछ नहीं, स्प्लिट द वन सीड, कुछ से कोई कहानी नहीं, फर्जी कहानी है। फाइंड आउट वेदर एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल। अनाजों में होता है? कहोगे हाँ। गेहूं में होता है, चावल में होता है और मक्के में होता है। तो किसमें किसमें एंडोस्पर्म होता है? 3 नीचे लिखे, 2 ऊपर लिखे, कुल 5 लिखे हैं। कौन कौन से? कैस्टर लिखा है, कोकोनट लिखा है, सीरियल में व्हीट, राइस और मेज। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक क्वेश्चन दे के जाएगा। असर्शन रीजन बनाने को यहां बना सकते हैं, अगर बनाने पे सोचेगा तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन ये लिखा होगा कि कैस्टर और कोकोनट में, ध्यान से सुनिएगा, कैस्टर और कोकोनट के मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट होता है, ये असर्शन है। तो रीजन, तो रीजन, अरे तो रीजन लिखा होगा कि जो एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय एम्ब्रायो, और फिर लिखा होगा इन लोगों में नहीं होता है। तो यहां 2 असर्शन रीजन बन सकते हैं। इन लोगों में एंडोस्पर्म नहीं होता है, रीजन कंप्लीटली, और इन लोगों में होता है, उसका रीजन। तो बगल में ऐसे लिखो, कोई भी असर्शन रीजन बचने ना पाए। पहले से कंफर्म कर लीजिए कहां कहां बन सकता है, और एग्जाम देने जाएगा तो देख के जाएगा, उसी में से फंस जाएंगे। एम्ब्रायो टिक करेंगे। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहां होगा है? ये रटना है। माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, वो भी कहां होगा? एम्ब्रायो सैक में होगा, क्योंकि वही क्या है, देखो ये बात उसका, उस असर्शन रीजन का यहां एक्सप्लेनेशन लिखा है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म।
अक्सर जाइगोट का डिवीजन तब शुरू होता है जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है। ये एडाप्टेशन है टू प्रोवाइड क्या, एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग। ध्यान सुनिए, ये लिखा है एसर्शन, तो ये क्या लिखा है, ये इतना क्या लिखा है, रीजन लिखा है। फिर से सुनते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट थोड़ा एंडोस्पर्म बनने के बाद शुरू होता है, ये हो गया एसर्शन, तो रीजन क्या बताओगे? तो रीजन कहोगे ये सुनिश्चित करना है, क्या, ये सुनिश्चित करना है कि न्यूट्रिशन किसको मिले, सीड आफ्टर ग्रेटली अर्ली स्टेज एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अलग अलग होते हैं चूंकि डाइकाट मोनोकाट में, लेकिन सेम होते हैं दोनों में। कब? शुरुआत में। अगर शुरुआत में देख रहे हो तो डाइकाट मोनोकाट का डेवलपमेंट बिल्कुल सेम होगा। अगर स्टेज देख लो, जाइगोट से क्या बनेगा, इम्प्रो एम्ब्रायो बनेगा, फिर क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर, फिर क्या बनेगा, हार्ट शेप, फिर क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रायो। एक टिपिकल डाइकाट एम्ब्रायो में रटना है, 11th वाली एनसीईआरटी में जो दिया है वही यहाँ 12th वाली में रिपीट हुआ, तो चाहे वहां से रटे रखिए और चाहे यहाँ से। किसी एक डाइकाट एम्ब्रायो में क्या होगा, तो सबसे काम की चीज एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, और क्या होगा, कोटिलिडान। कितने? 2, चूंकि डाइकाट है। वह पोर्शन जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर होगा उसका नाम, और उसके टिप को हम क्या कहेंगे, लेकिन वह पोर्शन जो नीचे होगा उसका नाम हाइपोकोटाइल, और उसके टिप का नाम क्या होगा, रेडिकिल, या उसी को रूट टिप है। रूट टिप के ऊपर क्या मिलेगा, रूट का। तो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। किसी डाइकाट एम्ब्रायो में एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस के साथ कोटिलिडान होंगे, कोटिलिडान के ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल और नीचे वाले को हाइपो, और एपिकोटाइल की टिप है प्लम्यूल होगी और हाइपोकोटाइल की टिप रेडिकिल होगी, और रेडिकिल के टिप पे हमको क्या मिलेगा, रूट टिप मिलेगा। लेकिन अगर हम मोनोकाट में जाएंगे तो इसमें ओनली क्या मिलेगा, एक ही कोटिलिडान मिलेगा, और वो भी स्पेशली कहाँ, ग्रास फैमिली में। बस कोटिलिडान का नाम बदल गया, क्या है, स्केटलम, जो किधर की तरफ है, वन साइड या लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस। इसका भी लोअर एंड, चाहे उसका लोअर एंड हो चाहे इसका लोअर एंड हो, लोअर एंड द एम्ब्रायोनल एक्सिस हैज, लोअर एंड है तो बेटा क्या होगा, रेडिकिल होगा और रूट कैप। बस खास बात ये टिक करो, बहुत बार पूछा गया है, क्या, इसके बाहर पाई जाएंगी अनडिफरेंशिएटेड सीथ। रूट है तो क्या मिलेगा, कोलियोराइजा। वो पोर्शन जो ऊपर होगा उसका नाम एपिकोटाइल होगा, और एपिकोटाइल सूट एपेक्स बनाएगा, उसमें कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होंगी। इसके बाहर क्या मिलेगा, हालो फोलियर स्ट्रक्चर, नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। तो रूट जहां होगा वहां कोलियोराइजा, और जहां स्टेम होगा वहां कोलियोप्टाइल। जितना लिखा है मच सफिशिएंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आराम से बताएंगे। पहला क्वेश्चन, डाइकाट में एम्ब्रायोनल एक्सिस है, कितने कोटिलिडान, 2, उसके ऊपर वाला एपिकोटिल, और उसके नीचे वाला एपिकोटिल की टिप प्लम्यूल है और हाइपोकोटिल की टिप रेडिकिल है। अगर हम मोनोकाट में जाएंगे तो सिर्फ इतना अंतर आएगा कि 2 की जगह एक कोटिलिडान, नाम एक 2 क्वेश्चन और होंगे। इसका जो प्लम्यूल है या सूट टिप है उसके बाहर क्या है, कोलियोप्टाइल, और जो रूट टिप है उसके बाहर क्या है, कोलियोराइजा। यहां तक पहुंचते पहुंचते एग्जामिनर लगभग चैप्टर के सवाल पूछ चुका होता है, फिर भी इस पैराग्राफ से सवाल आ रहे हैं। ये उसी इंडोस्पर्म वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो मैं फिर से 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं। ऐसे सीड जिनके एम्ब्रायो ने अपना एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया होगा, उन सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, और ऐसे सीड जिनके एम्ब्रायो ने अपना एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया होगा उसमें एंडोस्पर्म मिलेगा। जिसमें मिलेगा उनका नाम एंडोस्पर्मिक, और जिनमें नहीं मिलेगा नॉन, या उन्हीं का नाम एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। बस इतनी सी बात। इन एंजियोस्पर्म सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, इन जनरल ये क्या होता है, फर्टिलाइज ओविल। वैसे अनफर्टिलाइज से भी बन सकता है, लेकिन जनरली ये फर्टिलाइज्ड होता है। सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट। किसी एक सीड को देखेंगे तो क्या मिलेगा, सीड कोट, और क्या मिलेगा,
और क्या मिलेगा? कॉटिलिडान ऑफ एम्ब्रायो, ये सिंपल स्ट्रक्चर हैं लेकिन क्या होते हैं? थिक होते हैं और स्वेलन होते हैं, क्योंकि रिजर्व फूड होता है। किसमें? स्पेशली लेग्यूमिनेसी फैमिली, जैसे मटर। मैच्योर सीड दो प्रकार के, एक कौन सा या कौन सा? नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या नहीं होगा? क्योंकि ये किसने खा लिया होगा? ध्यान से सुने, वही यहाँ इंसर्शन रीजन लिखा मिल जाएगा, लिखा होगा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, यहां तक ये असर्शन है। तो रीजन यहीं से खुद लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम किसके द्वारा? एम्ब्रायो। एग्जाम्पल, यहां पी ग्राउंडनट दिया, पीछे क्या दिया था? है? हाँ, तो बस ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, एल्ब्यूमिनस सीड में क्या मिलेगा? एंडोस्पर्म। क्यों मिलेगा? ये असर्शन है, तो ये क्या है? ये क्या है? रीजन। सिर्फ नजरिए का फर्क है, चाहे जितना एग्जामिनर सोच ले, आपसे बेहतर नहीं सोच पाएगा। हर जगह असर्शन रीजन आपको दिखाई पड़ने लगेगा। सिर्फ डर खत्म कर लीजिए। असर्शन रीजन में पहले असर्शन पढ़ा करिए और फिर सोचा करिए कि इसका रीजन क्या होगा। अगर वही रीजन लिखा मिल जाए तो एक्सप्लेन कर रहा है, और नहीं लिखा मिला तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सबसे अच्छी बात है, अगर एक भी आंसर उसमें स्टेटमेंट गलत मिल जाए तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गए, पहला और दूसरा, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे सही हो गया। थोड़ा दिमाग लगाएंगे पूरा क्वेश्चन से, तो डर खत्म करिए। असर्शन रीजन बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ सीड में जैसे क्या मिल जाता है? परसिस्टेंट होता है। ऐसे परसिस्टेंट न्यूक्लियस को कहते क्या हैं? अब देखो, कुछ जगह और गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ जगह एंडोस्पर्म भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। डाइकाट ने कहा हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन दो मोटे मोटे कॉटिलिडान है, हमारा सीड जर्मिनेशन उसी से हो जाएगा। मोनोकाट ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास एक कॉटिलिडान है, लेकिन हमारे पास क्या है? थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच गया है। ये लोग हैं, इनके पास न एंडोस्पर्म बचा है और न ही कॉटिलिडान है, तो फिर सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा? तो सीड के जर्मिनेशन के लिए नई चीज आ गई, जिसका नाम क्या है? पेरिस्पर्म। तो कौन से सीड हैं जिसमें पेरिस्पर्म मिलता है? तो ब्लैक पेपर और बीट। एग्जाम में एक सवाल आने की संभावना है, तो इस पैराग्राफ को टिक कर लीजिए। इंटेगुमेंट जो ओव्यूल के थे वो सूख के हार्ड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? सीड कोट। माइक्रोपाइल अभी भी छोटे से पोर के फॉर्म में होगा, क्योंकि वहीं से क्या जा रही होगी? कब? सीड जर्मिनेशन। जैसे जैसे सीड मैच्योर करेगा, पानी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और सीड कैसा हो जाएगा? ड्राई। कितने %? पेपर उठा के देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कुछ नहीं दिया एग्जाम में, आ ही नहीं रहा। लगभग क्वेश्चन यहां तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद सीधे क्वेश्चन यहां से मिलता है। ये फर्जी कहानी सब चल रही, ये देखो यहाँ हेडिंग दी है। इन जनरल आप देखोगे कि ये जो पैराग्राफ पूरा दिया है, ये इससे एग्जाम में बहुत कम सवाल। ये क्वेश्चन आ गया है डायग्राम वाला बेस्ड फॉल्स फ्रूट का। यहाँ फर्जी कहानी बहुत दी है, तो चूजी होकर के थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन फंस जाएंगे। कितने % सूखेगा? एम्ब्रायो किस स्टेट में चला जाएगा? डॉर्मेंसी। जब कंडीशन क्या होंगी? फेवरेबल, तो फिर से क्या करेंगे? जर्मिनेट। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ है? तो ओरी किसमें कन्वर्ट होगी? ओव्यूल का सीड में, ओरी का फ्रूट में तभी होता है जब एक साथ फर्टिलाइजेशन, ये साइमल्टेनियसली होता है। जो वाल ऑफ ओरी है वही क्या बना लेती है? फ्रूट वाल, और फ्रूट वाल का नाम पेरिग। 11th वाली एनसीईआरटी में इससे बेहतर दिया हुआ है। फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, फ्लेसी और ड्राई। तो फ्लेसी का एग्जाम्पल और ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल देखो। जब कभी ड्राई फ्रूट खाने का मन करे तो क्या खा लेना है? सरसों का दाना खा लेंगे, पूरी फली खा जाएंगे। सरसों की पूरी फली खाएंगे तो ड्राई फ्रूट, या मूंगफली खा लेंगे तो भी ड्राई फ्रूट। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड
रिकॉल द क्लासिफिकेशन। जैसे लग रहा है इन्होंने दे ही रखा है कि रिकॉल कर लेना, पूरी एनसीईआरटी में कहाँ दिया भैया? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट कहीं नहीं दिया कि टाइप ऑफ फ्रूट कितने होते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट होते हैं और उसके हिसाब से उनका डिस्पर्सल होता है, दिया नहीं, बस केवल रिकॉल करवा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ कह रहा जैसा पढ़ा चुके हैं अर्लियर क्लास में, और तो वहां क्या लिखा है? जैसा कि आगे पढ़ाएंगे। और यहाँ क्या लिखा है? जैसा कि पढ़ चुके हैं। कुछ काम का सवाल नहीं मिला। यहाँ 2 लाइनें काम की है। फ्रूट डेवलप कहाँ से? ओरी से। बाकी पार्ट सूख के गिर जाएंगे, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे एप्पल जैसे टिक कर लो, इंपॉर्टेंट, थाइलमस भी इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें? ऐसे फ्रूट को कहोगे क्या? ध्यान से सुने, इन लोगों के फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या इन्वॉल्व हो गया है? थाइलमस। ज्यादातर फ्रूट कहां से बनते हैं? ओवरी से। और नाम क्या है? ट्रू फ्रूट। आल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट हमेशा कब बनते हैं? फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे भूल जाने दो भैया, कुछ स्पीसीज जैसे फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। टिक कर लीजिए, नीट लिख लीजिए, बहुत बार आ चुका है। ऐसे फ्रूट को कहते क्या हैं? पार्थिनोकार्पिक। 3 शब्द हैं, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। 3 शब्द याद रखिएगा, फ्री का सवाल है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस एम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बस 3 क्वेश्चन याद रखना है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? तेज बोलो, क्या है? क्या? एम्ब्रायो फॉर्मेशन। और पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस, यही 3 शब्द याद रखिए, एक सवाल एग्जाम में आएगा। बनाना किसका एग्जाम्पल है? पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है किसके द्वारा? ग्रोथ हार्मोन। और ऐसे फ्रूट कैसे होते हैं? सीडलेस। यहाँ एसर्शन रीजन बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, बनाना सीडलेस होता है, बनाना सीडलेस होता है, ये एसर्शन है। तो रीजन है, तो रीजन है क्या? ये एक प्रकार का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। उसके बाद फर्जी कहानी शुरू हो गई। सीड के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, लेकिन सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल होता वाटर पर। सीड के और एडाप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि सीड की मदद से क्या होता है? किसी फल में सीड है तो वो फल खाने वाला कहीं फल लेके दूर जाएगा तो वहीं तो सीड फेंकेगा, तो वहीं पर नया पौधा उगेगा, तो सीड डिस्पर्सल से न्यू हैबिटेट पर पहुंच जाएंगे। सीड खा जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले दिन एम्ब्रायो पास होगा। सीड में बहुत सारा क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, ये नरिश करते हैं पूरी दुनिया को, सब लोग खा के। सीड कोट प्रोटेक्शन करते हैं किसका? इम्रा। कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ डालोगे, आखिरी में केवल 2-3 सवाल है, पहले वही 2-3 पढ़ लेते हैं, फर्जी कहानी नहीं। जैसे एक ये रट लेना, आपको एक ये रट लेना है, सीड जर्मिनेशन का जो एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है कि 10,000 साल की डायमेंसी, ठीक है, रिसेंट में रिकॉर्ड हुआ है क्या? 2000 साल पुराना। किसका? खजूर। बॉटनिकल नेम फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा। कहां से मिला? हाँ, तो राजा साहब खजूर खा के मर गए, ठीक है, किसके पास? डेड सी। तो डेड सी के पास किंग हेराल्ड पैलेस में खुदाई में क्या मिला? डेट पाम का सीड मिला जो वायबल था। और कितना? 2000। ये टिक कर लो। ओल्डेस्ट वायबल सीड कौन सा है? ल्यूपिन, लुपिनस आर्कटिक्टस। कहां से मिला? आर्कटिक टुंड्रा। और कितने साल की डर में से? यही 2 सवाल एग्जाम में मिल सकते हैं, उसके ऊपर का कोई मतलब नहीं है।
इस पैराग्राफ में हाउ 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 लिखा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, अंडरलाइन करो, जैसे किसमें, आर्किड में, ठीक है। इसमें एक ही फल में क्या होंगे, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ। ऐसा ही छोटे छोटे हमको कहाँ मिलेंगे, ओरेबैंकी में, और कहाँ, स्ट्राइगा। आपने देखा होगा टिनी सीड किसके, फ्यूकस के। इतना बड़ा पेड़ उसी सीड के अंदर थोड़े रहता है। लिखा है हाउ लार्ज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप फ्रॉम टिनी एंड हाउ मेनी बिलियंस। हाउ 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 कुछ नहीं पूछेगा, काम की बात देखो, काम की बात यह है। क्वेश्चन पूछेगा छोटा सीड किसका है, तो आर्किड के फ्रूट में बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं, और कितने होते हैं, तो कहोगे 1000। आर्किड के सीड को सैंड सीड कहते हैं, आर्किड के सीड को सैंड सीड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मिल सकता है। इस पूरे पैराग्राफ के सवाल हम रिवाइज कर ले, क्योंकि यहाँ पर भूल भाल गए होंगे क्या क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, ये पैराग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, इससे तो एग्जाम में सवाल आएगा। इसमें जो भी लिखा है, जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल बता दो, बताओ भाई, और एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल बता दो, और पेरी स्पर्म वाले का एग्जाम्पल बता दो। 3 क्वेश्चन ये, और 3 छुपे हुए हैं। ये जो पेरी स्पर्म है, ये क्या है, एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म क्यों बचा रहा, और इसमें क्यों नहीं बचा रहा, बस इतने से क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ तो एग्जाम में सवाल देके जाएगा। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, फ्रूट के वाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, बाकी बहुत कुछ खास नहीं है। यहां सवाल है फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। किसको फॉल्स कहोगे, जिसमें ओरी के साथ थैलमस इन्वॉल्व हो, और किसको फॉल्स कहोगे, हाँ फिर से कहते हैं, खुद सुन रहे हो, किसको ट्रू कहोगे, जिसमें ओरी इन्वॉल्व हो, थैलमस इन्वॉल्व ना हो, और किसको फॉल्स कहोगे, ओरी के साथ थैलमस इन्वॉल्व। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ऐसा बोल रहे हैं कि समझ ही ना आए। एक ये क्वेश्चन है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, भूल जाओ भैया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल बनाना। दूसरा ये देखो लिखा है सीडलेस फ्रूट, फिर क्या मिलेगा, बनाना। ये सीडलेस होते हैं क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक होते हैं। बाकी जनरल कहानी है, समय खराब करिएगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इधर देखें, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट वायबल सीड किसका है, कहां से निकाला, कितने साल के डायमेंशन से, रिसेंट में किसका मिला, बोटेनिकल नेम, कितने साल का, सबसे छोटा सीड किसका मिला, आर्किड का, और छोटे छोटे सीड किसमें मिले। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रानी। इसका सवाल अच्छा आ रहा है, और फिक्स 3 क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। केवल 3 शब्द याद रखिएगा, एक एक लाइन। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी, और सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेन। और दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे, 2-3 एग्जाम्पल है। आल्दो सीड इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट, बस यहीं से क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे सच सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड क्या ग्रासेस, इन्होंने इवाल्व किया है स्पेशल मैकेनिज्म की प्रोड्यूस कर दिया है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सब सवाल ही सवाल हैं, फिर से सुनेंगे। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन कर रहा है, तो कहोगे एस्ट्रेसी और ग्रासेस।
इस फिनोमेना को कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अभी पीछे बढ़ के आए हो, पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस वास्तव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो किसकी नकल कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, जैसे इसका एक तरीका दिया है, कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल है इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू क्या, एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हुआ क्या है, सुन ले, इसमें लिखा नहीं यहाँ पर। हुआ यह है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने पहले बनाए मेगास्पोर एन की 2n एन, और मेगास्पोर ने बनाया एम्ब्रायो सैक, उसमें बनाई एग सेल एन की 2n एन। अभी तक सही है, अब गड़बड़ी कर दीजिए। अगर मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बने वो 2n का बन जाए, अब क्या होगा, अगर वो 2n का बन गया तो एम्ब्रायो सैक भी 2n का बनेगा, तो एग सेल भी। तो बताओ फर्टिलाइज करने की आवश्यकता है नहीं, एग सेल से सीधे क्या बना लीजिए, जाइगोट बना लीजिए। तो अगर ऐसा कहीं हो गया कि क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयड एग सेल, तो क्यों डिप्लॉयड एग सेल बनेगी, क्योंकि जो मेगास्पोर था वही 2n था, तो 2n के मेगास्पोर से 2n का एम्ब्रायो सैक बनेगा, तो एग सेल भी क्या होगी, 2n की होगी। तो सीधे इससे क्या बना लीजिए, डायरेक्ट विदाउट रिडक्शन डिवीजन बना है, सीधे बनाइए एम्ब्रायो, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे सिट्रस और मैंगो, क्या होता जरा देखो, सिट्रस और मैंगो की खास बात इधर देखो, मान लेते हैं कि ये ओव्यूल है, मान लेते हैं ये उसके अंदर एम्ब्रायो सैक है, मान लेते हैं कि ये एग सेल है, हो सकता है इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए और ये क्या बन जाए, 2n बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और आराम से इससे बनता क्या, एक एम्ब्रायो बनता। लेकिन तब तक एक गड़बड़ी हो गई, क्या, ये जो इतना एरिया है ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस की किसी एक सेल ने कहा हम भी डिवाइड करेंगे, तो न्यूसेलस की जो सेल होगी वो कैसी होगी, 2n, और अगर ये डिवाइड करने लगी तो इससे नया एम्ब्रायो बनेगा, तो इससे एक नया एम्ब्रायो बन गया। तब तक इस सेल ने कहा हम भी डिवाइड करेंगे, तो इससे एक और नया एम्ब्रायो बन गया, इस सेल ने कहा हम भी डिवाइड करेंगे, एक और बन गया। तो एक तो असली वाला था, एक तो असली वाला एम्ब्रायो था, और पता नहीं कितने और एम्ब्रायो किससे बन गए, न्यूसेलस। ऐसी कोई भी कंडीशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रायो पाए जाएं उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। लेकिन जो एक से ज्यादा एम्ब्रायो बने हैं वो आए कहां से, तो यहाँ कहां से आ रहे हैं, न्यूसेलस से आ रहे हैं। ऐसी पॉली एम्ब्रायोनी को कहते हैं न्यूसेलर पॉली एम्ब्रायोनी। कौन सी पॉली एम्ब्रायोनी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रायोनी। तो अगर क्वेश्चन आएगा सिट्रस और मैंगो में कौन सी पॉली एम्ब्रायोनी है, तो आंसर क्या देंगे, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रायोनी। बस पढ़ लेते हैं। लिखा है इन सिट्रस एंड मैंगो, क्या हुआ है, टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, जो किसके चारों तरफ होंगी, एम्ब्रायो सैक के। इन्होंने क्या शुरू कर दिया, डिवीजन शुरू कर दिया, तो किसमें धंस जाएंगे, एम्ब्रायो सैक, और डेवलप होकर के क्या बना लेंगे, एम्ब्रायो। तो एक तो असली वाला होगा और ये पता नहीं कितने बनेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, मेनी एम्ब्रायो। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड इज रिफर्ड एज पॉली एम्ब्रायोनी। इसके बाद ये फर्जी कहानी दी है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये नई चीज आ गई है। वैसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से एग्जाम में कोई सवाल आया नहीं है और उम्मीद है आएगा भी नहीं, फिर भी दिया है तो देख लेते हैं क्या है। पहले ये समझ लें ये पैराग्राफ क्यों दिया गया है। तो आप इमेजिन करिए कि किसी भी तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा एक हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट बनाया गया है, और हाइब्रिड प्लांटिंग प्लांट बनाने का मतलब है कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर कंबाइन हुए हैं और एक हाइब्रिड बन गया है। लेकिन अगर हम उस हाइब्रिड प्लांट का नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने देंगे
तो जैसे ही किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से वो फर्टिलाइज करेगा, उसके जो बच्चे होंगे उसमें उतना हाइब्रिड कैरेक्टर बढ़िया नहीं बचेगा। अगर चाहते हो कि हाइब्रिड कैरेक्टर एज सच बचा रहे, तो उस पर्टिकुलर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने दो। क्या कराओ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ, और उससे सीड बनवाओ। किससे? बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनवा लोगे तो जैसा उसका पेरेंट प्लांट होगा वैसा ही प्रोजनी का प्लांट होगा। ये कहानी यहाँ दी है कि हाइब्रिड प्लांट जो बनाए जाते हैं, हाइब्रिड प्लांट बनाने में काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी समय लगता है, और एक ही जनरेशन में किसान उसको अपने खेत में बोएगा, अगले ही जनरेशन में वो हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हाइब्रिड कैरेक्टर बचा रहे तो हाइब्रिड वैरायटी का क्या कराना चाहिए? एपोमिक्सिस कराना चाहिए। और सीड कैसा बनाना चाहिए? एपोमिक्टिक सीड। ये यहाँ लिखा हुआ देख लेते हैं। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल अवर्ड फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड, इससे बढ़ जाता है क्या? प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल बनाना पड़ेगा। अगर सीड कलेक्ट करोगे हाइब्रिड से, उनको बो दोगे, तो तुरंत जो प्रोजनी होंगे उसमें कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट। और क्या नहीं मेंटेन कर पाओगे, तो किसान बेचारा हर साल फिर मार्केट से खरीद के लाए। तो ऐसा करो, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड हमेशा क्या होता है? महंगा होता है। तो क्या बढ़ जाएगी? कास्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बढ़ जाएगी और किसानों के लिए बहुत महंगा होगा। इस नाते अगर दीज हाइब्रिड को क्या कर दिया जाए? एपोमिक्टिक कर दिया जाए, तो क्या नहीं होगा? तो फार्मर रख सकता है उन हाइब्रिड सीड को और अगले साल क्या कर सकता है? नई क्रॉप बना सकता है बिना खरीदे हुए हाइब्रिड सीड। तो एपोमिक्सिस का मेन फायदा ये है। बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च हो रही हैं बहुत सारी लेबोरेटरी में, दुनिया भर में। एक ही पर्पज है, उस जेनेटिक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसकी? एपोमिक्सिस। और ट्रांसफर कर रहे हैं एपोमिक्टिक जीन को किसमें? अभी तक कोई सवाल इससे एग्जाम में नहीं आया है। सवाल क्या आएगा? ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या है? एपोमिक्सिस। किसमें किसमें हो रहा है? तेज बोलो। एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, फ्रूट फॉर्मेशन क्या कहोगे? पार्थिनोकार्पे। तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, सिट्रस और मैंगो में क्या होता है? हैं? क्या होता है? न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रायो, जिसमें न्यूसेलस की सेल डिवाइड करके ढेर सारे एम्ब्रायो बना लेते हैं। तो एक तो असली वाला होगा और ढेर सारे इधर उधर से आ जाएंगे। इसको कहेंगे क्या? पॉलीएम्ब्रायोनी। ठीक है, तो चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन एंड रीजन टाइप। चलो पहला क्वेश्चन देखो। अरे आंसर थोड़े हमको रटा है। लिखा है, इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग रिक्वायर ड्यूरिंग। सही है? सही है। क्यों ऐसा स्नाते करते हैं? इट प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम सेम फ्लावर से एज वेल एज। तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर, चलो
ऐसे एग्जाम पढ़ोगे भुनभुनाते हुए? क्या लिखा है? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, सही है। रीजन? दो टाइप के फ्यूजन, एक का नाम और एक का नाम ट्रिपल फ्यूजन, तो आंसर सही है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर सेकंड। एक बात और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में समझ में ना आए कि कौन सा आंसर सही है तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इन जनरल अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 में से 9 एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम होता नहीं कि क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा करे, तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। चलो तीसरा बताओ। है? लिखा है कि एंडोस्पर्म परसिस्ट होता है मैच्योर सीड ऑफ कैस्टर एग। हाँ या सही? गलत? सही है। तो रीजन? एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो, सही है। और अगर नाट हटा दें तो किस में चले जाएंगे? एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो यहां क्या लिखेंगे? बदलेगा ना कहानी। इसी नाते दो में से एक हमने दे दिया है। फिर से, एंडोस्पर्म पाया जाता है कैस्टर और कोकोनट। स्पष्ट रीजन है एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो कौन सा आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बन सकते हैं वही बनाए हैं। देखो लिखा है ज्यादातर केस में जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या देगा? न्यूट्रिशन टू। इस असर्शन का ये स्पष्ट रीजन है, तो क्या होगा? एक्सप्लेन करेगा। लिखा है इन सिट्रस एंड मैंगो ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रायो। स्पष्ट रीजन क्या है? स्पष्ट रीजन है कि जो न्यूसेलर की सेल हैं जिन्होंने एम्ब्रायो सैक को घेर रखा है वो क्या कर गई? और किसमें चली गई? और क्या बनाई? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो कौन सा आंसर। तो जितने बन सकते थे वो सब बना दिए हैं, आप सही बनाए थे। चलो ये देखो, देख लो भैया, सोच लो। दिमाग ही चलना बंद हो गया। अरे देखो कुछ लोग तो आंसर रट के आए हैं, उनकी बातें खत्म है। बहुत बढ़िया सवाल था ये। इसके आगे 2024 लिख लीजिए, ये रिपीट हो जाएगा सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या लिखा है, ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें 2 जनरेशन हो एक के अंदर दूसरी। तो प्लांट में 2 ही जनरेशन होती, स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? एन है मेल गेमेटोफाइट और एंथर क्या है? 2n है। इसका मतलब 2n का मतलब स्पोरोफाइट। ये है गेमेटोफाइट, ये है, और गेमेटोफाइट किसके अंदर है? और ये देखो एम्ब्रायो सैक क्या है? 2n होता है। वाह भाई वाह, n होता है। और ये गेमेटोफाइट है,
और ये गेमेटोफाइट किसके अंदर? तो यही दो तो हैं, बाकी देख लो। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन एन होगा और मेल गैमीट एन के अंदर एन, मतलब गेमेटोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट। और यहाँ सीड क्या है? 2n और फ्रूट क्या है? 2n, तो 2n के अंदर 2n। पूछ क्या रहा है? एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट या गेमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट। तो इसमें गेमेटोफाइट किसके अंदर? स्पोरोफाइट। इसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट। तो ये उम्मीद है सवाल क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दें और आगे कहीं यहां नाट लिख दें तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो लेजी है नहीं है, इतना तो हम ही कर सकते हैं, तो नाट करेंगे तो बी और सी हो जाएगा। वो तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है। चलो ये देखो, तो आसान है। फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो बनाओगे तो क्या कहोगे? पार्थेनोकार्पी तो नहीं कहोगे। लेकिन कुछ बहादुर लोग लगा के आए थे। चलो ये देखो, भैया इनकरेक्ट बताना है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्प, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रायो है, यही गलत है। तो ये आंसर मतलब बगैर पढ़े चौथा। वेरी गुड, वाह भाई वाह, अंतर्यामी है। कह रहा क्या भविष्य है मेल गैमीट का जो कहां डिस्चार्ज हुए हैं। एक यहां क्वेश्चन और अच्छा बनाया गया था कि दो सिनर्जिड सेल होती हैं, किस सिनर्जिड सेल में मेल गैमीट रिलीज होते हैं? दोनों में किसी में भी रिलीज नहीं करते हैं, उसका भी एक नियम है। ऐसी सिनर्जिड सेल में रिलीज करते हैं जो डीजेनरेट हो रही होती। क्यों? अगर वो डीजेनरेट नहीं हो रही होगी तो उसका जो न्यूक्लियस है वो तुरंत क्या कर जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो एक सेल के पास मेल गैमीट नहीं पहुंचेगा। पैसा रखने को ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसके पास खर्चा करने का समय ना बचा हो। ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति को दे दिए जिसके पास खर्चा करने का समय है तो खर्चा कर लेगा। आया हुआ सवाल है कि किस सेल में, किस सिनर्जिड सेल में करोगे? तो कहोगे ऐसी सिनर्जिड सेल जो डीजेनरेट हो रही होगी। अन्यथा होगा क्या? मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज कर जाएगा? सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस से। लेकिन अभी एनसीईआरटी में दिया नहीं तो कोई बात नहीं, कहां कहां जाएंगे? तो भैया एक फ्यूज विद एग और अदर क्या कर जाएगा? डीजेनरेट, गलत है। ऑल फ्यूज विद एग, ये भी गलत है। वन फ्यूज विद एग अदर फ्यूज विद सिनर्जिड, हाँ ये भी गलत है। वन फ्यूज विद एग अदर फ्यूज विद सन, तो ये सही है। आसान सवाल है। सील्ड सेप कॉटिलिडान का नाम क्या है? स्कैटलम। हमने आपको एक शेड्यूल दे रखा है, जो लोग आज पहली बार आए वो शेड्यूल अखिलेश से ले लेंगे, उसको अपने कमरे में चिपका दीजिए, एज सच फॉलो करिएगा। ठीक है, जिस दिन कल कौन से चैप्टर का है? कल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 लेक्चर के लिए है, अगले बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जैसे जैसे उसमें दिया हम वैसे वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जिस दिन टेस्ट होना है उसी दिन टेस्ट होगा। उसमें रिजर्व डे भी लिखा है, उसमें टेस्ट डे लिखा है। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। बाय बाय।